नमस्कार, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। और आज हम जिन शख्सियत से बातचीत करेंगे उनका कैथल की राजनीति में एक विशेष महत्व है। तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव के वो गवाह रहे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को स्थापित करने में अहम योगदान इनका माना जा रहा है। और इनसे हम बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर और जानेंगे कि क्या है इन मुद्दों पर इनकी राय। तो राजीव गुप्ता को एकदम से मैदान में लाया गया, क्या हरी झंडी मिल चुकी है ऊपर से? नहीं, कोई हरी झंडी किसी को नहीं मिली। अब आप देखिए इस समय जो आपके विधायक हैं कैथल के, कितने पैसे किस जगह कहाँ लगाए हैं ये बताएं मेरे को। कोई भी डेवलपमेंट आज तक कोई इन्होंने कुछ काम किया उतना। जब से रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल में आए हैं, कैथल के लोकल जो राजनेता थे, कैथल के रहने वाले जो राजनेता थे, कांग्रेस से संबंधित जो थे, उनका कहीं ना कहीं कद घटा है और रणदीप सिंह सुरजेवाला को ही तवज्जो दी जा रही है। सोशल मीडिया पे एक बयान उनका जींद वाला वायरल हो रहा था। वो कह रहे थे कि राज थारी ड्यूटी पर लाकर रख दूंगा और कैथल का तो इस्तीफा दे दूंगा, एक बार मेरा पूरे साथ दे दो। तो हमारे साथ मौजूद है कविराज शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। आप सभी को नमस्कार। और आपका ये चैनल कामयाब रहे, जनता इंतज़ार करती रहे कि खबरें आएंगी आपसे। तो मैं बहुत आपसे आशा करता हूँ, परमात्मा से भी आपके आशीर्वाद के लिए कामना करता हूँ। और ये आशा करता हूँ आप निष्पक्ष और निडर होकर कोई भी खबर या चैनल पर प्रसारित करें, तो मैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भविष्य में ऐसा करते रहें। तो कविराज शर्मा जी, अक्सर कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, अपनी बातों को लेकर, बड़े मुद्दों को लेकर हमेशा लाइव आते हैं, चैनलों पर देखे जाते हैं। लेकिन दूसरी बात कैथल की करें तो कैथल में अक्सर ये चर्चा सुनने को मिलती है कि जब से रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल में आए हैं, कैथल के लोकल जो राजनेता थे, कैथल के रहने वाले जो राजनेता थे, कांग्रेस से संबंधित जो थे, उनका कहीं ना कहीं कद घटा है और रणदीप सिंह सुरजेवाला को ही तवज्जो दी जा रही है। कैसे देखते हैं सर इस बात को आप? आपको ये वैसे ही लगा। वो एक क्षितिज और एक बहुत ही शीर्ष नेता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, आप जानते हैं। और सभी ये सबके सामने है बात। जो चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी थे, वो एक हरियाणा के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता थे, शीर्ष नेता थे कांग्रेस में। और कई बार मंत्री रह चुके हैं थे वो, और कई मरतबा प्रदेश के भी रहे, लीडर रहे बहुत बड़े। और उनकी जब वो आ गए 2005 में चुनाव लड़ा उन्होंने यहाँ पर, तो उनकी जीत कांग्रेस की सन 1971 के बाद पहली मर्तबा कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में एमएलए बने वो 2005। बात करें सर, जिस तरह से 2005 के दौर की बात कर रहे हैं, 2005 के बाद जो दौर शुरू हुआ उसमें बहुत से कामकाज की एक लंबी फहरिस्त लिस्ट गिनवाई जाती है कि कैथल में बहुत से काम हुए। कितना मानते हैं, कितना काम हुए सर? यहाँ पर मेरा जो अंदाज़ा है, अनुमानित मेरी जो मंतव्य है उसमें ये है कि 5,000 करोड़ के काम 9.5 वर्षों में चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने करवाए। 5,000 करोड़ रुपए, जबकि 2004 और 5 में जब बजट आया था हरियाणा का 2200 करोड़ रुपए था केवल मात्र। उसमें से भी इन्होंने 2014 तक 5,000 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए डेवलपमेंट के लिए। जैसे कैथल के अंदर कितने तालाब थे छोटे छोटे, वो मच्छर और बच्चे डूबते थे, मच्छर बहुत होते थे, बीमारियां फैलती थी और लोग नजायज़ कब्जे करते थे उनके तालाबों के। उनको सबको पार्क के रूप में विस्तृत किया। सभी अब बच्चे, बूढ़े, जवान सभी खेलते हैं, कूदते हैं पार्कों के अंदर। और एक अच्छी व्यवस्था, हाँ, एक नागरिकों के लिए एक अच्छी व्यवस्था रहने की दी है। और जिस तरह से जिंदगी में सारी सुविधाएं होनी चाहिए, इस तरह से सुविधाएं, पानी पीने का 180 किलोमीटर की लाइन बिछाई उन्होंने पानी की पब्लिक हेल्थ से, सारी तारें बदली बिजली की। इन बातों को कोई नहीं देखता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है पब्लिक के अंदर काम कराने। जितने भी हमारे कैथल शहर के अंदर एंट्री हैं, जितनी भी एंट्री कैथल की एंट्री है गाँव से, अलग अलग गाँव से होकर आती हैं, सारी सारी चारगामी बनाई, सब पर लाइटें लगवाई, पेड़ पौधे लगवाए, खुद पानी दिलवाते थे रणदीप सिंह सुरजेवाला उनको फॉरेस्ट वालों को बुलाकर। अब कोई पौधों में पानी नहीं देता, बुरा हाल। विदकार का कैसे किस तरह से जीर्णोद्धार किया। यहाँ पर 9 कुंड थे जो पौराणिक कथा के अनुसार हैं। 9 कुंड हिंदुओं के सबसे प्राथमिकता के पूजनीय स्थान थे। वो सभी के सभी
तकरीबन डूब चुके थे, खत्म हो चुके थे। अब उनका उद्धार किया, 5 और 6 अभी नवकुंड हैं, कितने बड़े बड़े तालाब बनाए, बिदकार में ज्वार पार्क बनाया, वहाँ पर बच्चों के खेलने की पनोरमा वगैरह, टॉय ट्रेन हैं, खेलते हैं बच्चे वहाँ पर, कितना कितना सुंदर पार्क बनाए। ये चीज़ होती है डेवलपमेंट की पब्लिक के लिए। और उस हमारे राज के अंदर, कांग्रेस के राज के अंदर 2005 से और 2014 तक तकरीबन 5000 जो दीपक, झोपड़ियों के अंदर दीपक नहीं थे, उन नौकरियां देकर उनके घरों में उजाला किया है। 5000 कम से कम नौकरियां देकर कांग्रेस के अंदर। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट आप गिनवा रहे हैं और अभी ये चल ही रही है, लेकिन बीच में आपको टोकता हूं सर, इतना जब काम करवाया और इतना आप रिकॉर्ड रखते हैं तो हार का सामना क्यों करना पड़ा? क्या कारण मानते हैं? जीत और हार ये तो जिंदगी के दो पहलू हैं। कभी कहीं भी है, हम पेपर देते हैं, अपने एग्जामिनेशन दिए हमने, कभी कम भी रह गए, किसी में कोई कंपार्टमेंट भी आ गई, कभी रह भी जाता है। ये नहीं बात, हार से बल्कि आदमी सीखता है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक बयान उनका जींद वाला वायरल हो रहा था, वो कह रहे थे कि राज थारी ड्यूटी पर लेकर रख दूंगा और कैथल का तो इस्तीफा दे दूंगा, एक बार मेरा पूरे साथ दे दो। नहीं, ये बिल्कुल अफवाह थी। ये कह देते हैं, कोई बात नहीं है, राजनीतिक आदमी ऐसे कर देता है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन जितने वोट टोटल डले थे ना 2019 के अंदर, जितने वोट टोटल पोल हुए थे, उसमें से आधे वोट रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने लिए हैं, आधे सभी पार्टियां थी। जीत हार में क्या 500-700 हज़ार की कोई जीत और हार नहीं थी। 10 तो कैंडिडेट ऐसे हैं हरियाणा में जो हारे हैं, जो 2000 से नीचे के उसमें हारे हैं। क्या हार जीत हार नहीं है? ये हार का मतलब पता क्या होता है? ये हार का मतलब गुलाब जो फूल का हार है ना, उसको ये इसलिए डालते हैं कि आगे भी तेरी हार हो सकती है, इसलिए अभिमान ना कर जीत का। जीत के अंदर जो हार डालते हैं ना, उसके अंदर भी ये मंतव्य है। जी तो बहुत बहुत एक बढ़िया तरीके से और जवाब दिया है शर्मा जी ने। आप देखिए इस समय जो आपके विधायक हैं कैथल के, कितने पैसे किस जगह कहाँ लगाए हैं। हमने कॉलेजेस बनवाए, गवर्नमेंट कॉलेज, हॉस्पिटल बनवाया नया, कितने स्कूलों को और कॉलेजों का उद्धार किया। अब किसी स्कूल में अगर बच्चे हैं तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो बच्चे नहीं है। ये कोई एजुकेशन थोड़ी है। एक यूनिवर्सिटी बनाई थी संस्कृत को, उसी के नाम के ऊपर जगह है, कभी वाल्मीकि को वाल्मीकि कह देते हैं जी, कभी नाम चेंज कर देते हैं। कोई एडमिशन नहीं है, ना उनका कोई दफ्तर है, ना कोई बिल्डिंग है। अभी तक यूनिवर्सिटी बनाई है उन्होंने। ये बताएं मेरे को, कोई भी डेवलपमेंट आज तक कोई इन्होंने कुछ काम किया हो, ट्रांसफार्मर लगवाए हों, बिजली घर बनवाए हों। हमारे कांग्रेस के टाइम में 4 बिजली घर बनवाए, बड़े बड़े, खेदड़ में, बरवाड़ा में, यमुनानगर में, कितने बड़े बड़े बिजली घर बनवाए। ये देखो ना, डेवलपमेंट ये होती है। सरकार तो बड़े दावे करती है कि जो विकास के नए आयाम हमने स्थापित किए हैं, ऐसे तो आज तक हुए ही नहीं थे। अगर विकास के कार्य होते ना, तो ये पहले इनकी कितनी सीटें थी 2014 में, ये देखिए आप, बीजेपी की यहाँ प्रदेश में। अब 2019 में घट क्यों गई, फिर कम क्यों हुई हैं? अगर डेवलपमेंट होती या मानते या करते और लोग मान लेते हैं, तो ये 45 सीटों की बजाय इनकी 70 आती, 75 का जो दावा करके चलती। ये सबसे झूठी पार्टी है। ये तो सुबह सुबह ट्रक भर के झूठ का चलते हैं, घर से खाली करके शाम को आ जाते हैं, फिर रात में झूठ का पलंदा तैयार करते हैं। और पॉलिटिशियन भी आज के ज़माने में वही कामयाब है जो एक झूठ से दूसरी झूठ को उसके ऊपर चढ़ा देता है, परत से परत झूठ की चढ़ाता रहता है, और उस झूठ को ऐसे मान लोगों में ऐसे आ जाती है वो झूठ कि ये सच्चाई है, ये सच है। इसमें ये माहिर हैं इस बात पर। यानी कि आप ये कह रहे हैं भाजपा जो सत्ता में आई है झूठ के सहारे आई है। कौन कौन से झूठ के सहारे बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ देखिए, कभी कोई मोदी साहब ने 15 लाख रुपए का वादा किया था? दिए हैं क्या आज तक? आप ये बताएं। 2 करोड़ उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दी हैं क्या? ये बताएं मेरे को। डेवलपमेंट क्या है? ये कोई प्रोग्रेस और डेवलपमेंट थोड़ी है। जीडीपी से डेवलपमेंट होती है। जीडीपी अभी तक कुछ नहीं है, नीचे नीचे जा रही है। मैं मानता हूँ कोरोना के अंदर ये हो जाता है ऐसे, लेकिन नोटबंदी की उसके अंदर क्या फ़ायदा हुआ ये बताएं मेरे को। 4.5 लाख करोड़ रुपए तो उसके अंदर बनाने में लग गए, और 16-17 लाख करोड़ की जो पैसा था, अमाउंट था, वो रद्दी कागजों में चले गया, जो बने हुए थे वहाँ पर। फिर इंक नहीं ली, सारा जितनी मैन्युफैक्चरिंग या करनी थी सारी नई चीज़ें ली हैं। कितने लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान किया है। नोटबंदी के अंदर हज़ारों आदमी की डेथ हुई है। क्या ये फ़ायदा है? ये कानून थोड़ी है कि जब नहीं चाहते लोग, क्या
उनका फ़ायदा नहीं है। 3 कृषि कानून बनाए थे, जब फ़ायदा नहीं तो क्यों बनाते हैं? बनाते हैं तोड़ देते हैं, बनाते हैं तोड़ देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर है, प्रदर्शन होते रहते हैं, फिर थक कर फिर मान लेते हैं। लेकिन ये इल्ज़ाम तो आप पर भी है कि कृषि कानून कांग्रेस के समय में बनाए गए थे, अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं। वो कृषि कानून ये नहीं थे। उन्होंने, किसी ने भी मेरे को आज तक ये बता दें, किसी भी राजनेता ने, बीजेपी के नेता ने, किसी ने भी ये कहा हो इसके फ़ायदे किस तरह से हैं, मेरे को ये बताएं। हमारा जो कानून था वो अलग से था, क्लस्टर टाइप था, वो अलग से कानून था हमारा कृषि कानून। ये ऐसे नहीं था कि 2 आदमियों को ही सारी की सारी सौंप देना, सबकी जान और सबका अनाज, सबके खेत खलिहान ये 2 ही आदमियों को सौंप देना, ये उसके अंदर, हमारे अंदर नहीं था, उसके अंदर, उस कानून में जी। और अगर कोई गलती हुई है तो लोगों ने तो राज दे दिया इनको। अब इनकी अकल काम करनी चाहिए। एक आदमी कोई फ़ायदा नहीं चाहता, ये समझें। एक बच्चे स्कूल में थे, वो जा रहे थे, अरे एक बच्चा लेट हो गया स्कूल में, अध्यापक ने पूछ लिया कि आप लेट क्यों हुए? क्या आपने ये कहा था जी कि कभी न कभी हर रोज़ एक काम पुण्य का करना चाहिए? देखो आज क्या किया बेटा, तुम बताओ फिर। उसने बताया कि एक बुढ़िया सड़क के किनारे खड़ी थी और लाठी ली हुई थी, अंधी थी। मैंने समझा ये पार करेगी सड़क, मैंने उसको पार करवाया। सड़क को पार करवाने में देर लग गई। न फिर इतनी देर क्यों लगी सड़क के पार करवाने में? आधा घंटा, पौना 5-4 मिनट लगती है। इनको पार नहीं करना चाहती थी, मैं धक्के से पार करवा के आया हूँ उसको। अच्छा, हाँ, तो ये इस तरह से ये तो कानून ये बनाते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है वे किसान कानून को चाहते नहीं थे और भाजपा इनको देना चाहती है, इनकी आय दुगनी करना चाहती है भाजपा का, तो ये कहना है। ऐसे दोगुना ऐसे नहीं होते ना, इसलिए तो यही तो झूठ की परत है। अच्छा। कि वो ये कहते हैं अब कि 22 में इनकी जो इनकम है हम दुगनी कर देंगे। अब ये इस चीज़ का बहाना बनाएंगे कि हमने दुगनी करने की कोशिश की लेकिन ये माने नहीं, हम क्या करें? दोगुनी तो हो ही नहीं सकती इस तरह से। स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, अगर हम कांग्रेस से लागू पूरी नहीं हो पाई ना तो ये लागू कर दो, दोगुनी होगी एकदम। कॉस्ट जितनी लगती है उससे डबल इनको पैसे मिले, होगी दुगनी होगी। ये कोई तरीका थोड़ी है। तो आप कितना किसान हितैषी अपने आप को मानते हैं? आपकी पार्टी ने भी तो लागू नहीं की स्वामीनाथन रिपोर्ट, एमएसपी पर कोई कानून नहीं बनाया। किसानों के लिए जो किसान दर बदर घूमते फिरते थे ना, जैसे एलएमबी से किसी ने लैंड मॉर्गेज बैंक से लोन लिया, किसी बैंक से लोन लिया, तो ये जब भी फसल का टाइम होता था ये रिकवरी के लिए जाते थे ऑफिशियल आदमी, बैंक वाले। एक गांव में गए, सारे के सारे जितने लोनी थे सारे के सारे दूसरे गांवों में जा रहे अपने रिश्तेदारों के, बैठे हैं वहाँ पर। फिर आगे गए उनके रिश्तेदारों के, वो रिश्तेदार भी किसी और के जा रहे हैं कि उन्होंने भी लोन ले रखा था। इस तरह से बुरी गत कर रखी थी जिम्मेदारों की। उस काले कानून को शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने हुड्डा साहब को समझाकर कहकर एक कानून बनाया कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं अंदर कर सकते, जिम्मेदार को क्यों अंदर करते हैं पकड़ पकड़ के, जीपों वही खर्चा देते हैं, फिर जेल का भी 30 दिन के बाद फिर छोड़ देते हैं, यूं कहीं कर्ज खड़े। उस कानून को खत्म करने वाला चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी थे। तो जब आप कह रहे हैं इतना बढ़िया कानून किसानों के हित में बनाया है, तो सरकार को ही हरियाणा से बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया? जो कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई तो कहाँ कमी रह गई? क्या आप भी मोदी साहब की तरह यही कहने वाले हैं कि हमारी तपस्या में कमी रह गई? इनको कोई भी सरकार बनाने का बहुमत जनता पार्टी ने नहीं दिया, हरियाणा ने, इसलिए कम कर दिया। इन्होंने तो तिकड़मबाजी की सरकार बना रखी है। दुष्यंत चौटाला को पता लग जाएगा अब आगे। सबसे जो बुरी पोजीशन है ना पॉलिटिकल एरिया उसमें, सियासत में सबसे बड़ा गलत काम और गलत रिजल्ट का परिणाम सबसे बुरा दुष्यंत चौटाला को मिलेगा आने वाले चुनाव में। अच्छा जी। क्योंकि पब्लिक के अंदर जो पब्लिक चाहती थी, जिन्होंने इनको बिल्कुल भी मैंडेट नहीं दिया राज करने का और उन्होंने उनका साथ दिया। जब ये पहले दोनों दुश्मन थे फिर ये साथी बन गए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लालच में कि सरकार को कैप्चर करो और पैसे बनाओ, जो उठ की उस पर सियासत पे ये कभी भी सारी ज़िंदगी चल नहीं सकती। लेकिन ये तो अक्सर होता है सर, अगर किसी के पास बहुमत नहीं है तो दूसरे का सहारा तो लेते ही हैं। लेते हैं, कोई अपने लाइक माइंडेड आदमी का लेते हैं ना, इस तरह से ना। बिल्कुल एक दक्षिण और एक उत्तर में खड़े और वो कैसे कभी नहीं मिल पाएगा। तो ये तो एक सियासत इनकी खुद गर्जी है बस सियासत। तो दोबारा से प्रदेश को चुनावी स्थिति में झोंकना कहाँ तक ठीक है? नहीं, चुनाव तो पहले होंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाग रहे हैं ना सारे मंत्री और वो, इस तरह से दुष्यंत चौटाला जी भी 2, 4, 5, 6 महीने पहले दौड़ जाएंगे, छोड़ जाएंगे, ये कहकर कि ये था जी, ये हो गया था जी, इन्होंने ये गलत काम किया, ये छोड़ जाएंगे। और इस समय इनके 10 MP हैं, वो भी 4-5 तो हमारे कांग्रेस के गए हुए हैं, कांग्रेस से नाराज थे, 4-5 तो वो आने वाले हैं।
अच्छा, वो आ जाएंगे, देख लेना आप चुनाव से पहले। तो ये शर्मा जी का एक बड़ा दावा है और बड़ी भविष्यवाणी कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आते ही उनके जेजेपी वाले भी छोड़ के जाने वाले हैं और एमपी भी वापस आ जाएंगे। पक्का श्योर कह रहे हैं? वीरेंद्र सिंह तो अभी कहीं और जाने की सोच रहे थे। वो कहीं नहीं जाते वीरेंद्र सिंह जी, कांग्रेस में आएंगे। कांग्रेस में कांग्रेसी आदमी हूँ और उनके अंदर भी कांग्रेस भरी हुई है। कभी कभी वक्त ब वक्त वो उनके मुंह से निकल जाती हैं वो बातें काफ़ी। और जो कांग्रेसी है और कांग्रेस का जन्म है जिसके अंदर कांग्रेस के अंदर हुआ है, वो कांग्रेस को कभी त्याग नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी ऐसी है, किसी से पैसा नहीं लेती टिकट का या उसका, किसी को दबाती नहीं, जो काम करता है उसको कुछ न कुछ फल मिलता है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस पार्टी के अंदर 9 साल हो गए हैं, 7-8 साल नहीं बनी, उसका एक खमियाजा ये भुगत रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले। अगर ऑर्गेनाइजेशन होती तो 19 में भी हम चुनाव जीत के आते, 31 की बजाय 51 सीटें हमारे आती और अब हम हमारी सरकार होती है। कमी किसकी मानते हैं? कमी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऊपर की है कमी। अच्छा, हाँ बिल्कुल कमी है, ये कमजोरी है। बल्कि ऑर्गेनाइजेशन 2005 के बाद सुरजेवाला जी ने यहाँ बनाई थी कांग्रेस की, 2009 में उसका रिजल्ट मिला, परिणाम मिला, 2014 में उसका परिणाम मिला। ऑर्गेनाइजेशन किसी भी संस्था कोई भी है, उसका अकेला कैप्टन काम नहीं कर सकता, ना कभी जीत होती कैप्टन की अकेले की। उसकी टीम है, टीम वर्क है, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। वो मैं ये कांग्रेस की एक खामी है या कमी है। वैसे मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, कांग्रेस के साथ रहूँगा, कांग्रेस के झंडे के उसमें अपनी जान देंगे। चलो ठीक है, तो हम बातचीत कर रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर, चलते चलते एक मुद्दा ले लेते हैं। कैथल की राजनीति में नगर परिषद के चुनाव आ रहे हैं, तो कांग्रेस क्या सोचती है, किस पर दाव खेलना चाहेगी? कांग्रेस तो देखते हैं कि इसके बड़े दाव नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी सारा आकलन करके कौन हमारा विनेबिलिटी किसकी बनती है कैंडिडेट की, उसको टिकट देंगे और उसके लिए काम करेंगे, उसको जितवाएंगे और कांग्रेस पार्टी आएगी। इसीलिए चुनाव का कभी न कभी हाई कोर्ट में डलवा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी अमेंडमेंट कुछ कर देते हैं। ये चुनाव को टालते रहेंगे, पंचायत के भी और नगर पालिका के भी। लेकिन इनको करवाना पड़ेगा, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसके अंदर कब तक कोई टाल सकता है, ये तो करवाना ही पड़ेगा इनको। तो अगर ब्राह्मण कैंडिडेट की बात करें तो क्या आप या आपके परिवार में से कोई भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए कितना तैयार है? नहीं, हम नहीं, जैसे कांग्रेस कहेगी उस तरह से करेंगे। मैं ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में उसमें अब वो नहीं है, लेकिन मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, कांग्रेस के लिए काम करूँगा। अब अपना कोई नहीं है, अब तो नई पीढ़ी आगे आनी चाहिए। और हर कोई हर समय तो सबका निकल जाता है और कुछ सदा के लिए काम नहीं कर सकता। अपनी जो एनर्जेटिक अब वो है ना, नई पीढ़ी आई है, उसको आगे लाना चाहिए। कांग्रेस के अंदर भी उन्हीं को कैंडिडेट देना चाहिए और पार्टी मजबूत इसी तरह से होगी, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। राजीव गुप्ता को एकदम से मैदान में लाया गया, क्या हरी झंडी मिल चुकी है ऊपर से? नहीं, कोई हरी झंडी किसी को नहीं मिली। राजीव गुप्ता जी और ये सारे अपने इंटरेस्टेड हैं बनने के लिए। अच्छी बात है, लोक सेवा में आगे आएँ, कोई नहीं। अगर एक आदमी आए तो उससे फिर डेमोक्रेसी नहीं ना पनपती और ना ही लोगों का उद्धार होता, ना कंपटीशन है। बिना कंपटीशन के कभी भी कोई प्रगति की गति नहीं बढ़ती। तो तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है कांग्रेस नेता कविराज शर्मा से। इस बातचीत को आप किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं और कैथल की तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है।